जिसे भारत के कुछ इतिहासकारों ने गद्दार कहा, वो गद्दार नहीं, भारत का रक्षक था। पुष्यमित्र शुंग की अनकही कहानी आज इस वीडियो में देखेंगे। मौर्य साम्राज्य का अंत एक हत्या था या राष्ट्र के लिए आवश्यकता था, जब धर्म की रक्षा के लिए सेनापति ने ही अपने ही राजा पे तलवार उठा लिया था। नमस्ते भारत, मैं हूं कृष्णाकांत तिवारी। इतिहास की किताबों में अक्सर उसे एक हत्यारा कहा गया, एक ऐसा सेनापति जिसने अपने ही राजा की छाती में तलवार उतार दिया था, एक बागी जिसने महान मौर्य वंश का अंत कर दिया। लेकिन जरा रुकिए, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि वो हत्या सत्ता की लालच में नहीं, बल्कि इस देश को बचाने के लिए की गई थी? क्या होगा अगर मैं कहूं कि उस दिन अगर पुष्यमित्र शुंग ने अपनी तलवार म्यान से न निकाली होती, तो आज शायद भारत का नक्शा, भारत का धर्म और भारत का अस्तित्व वैसा न होता जैसा आज हम जानते हैं। साल था 185 ईसा पूर्व। पाटलिपुत्र का सिंहासन हिल रहा था, सरहदों पे दुश्मन खड़े थे और राजा राजा गहरी नींद में सोया था। आज की कहानी उस सेनापति की है जिसने राजद्रोह का कलंक अपने माथे पर लगाया ताकि वो राष्ट्र धर्म निभा सके। यह कहानी है शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग की। कहानी को समझने के लिए हमें उस दौर के माहौल को समझना होगा। सम्राट अशोक महान थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अशोक के जाने के बाद क्या हुआ? अहिंसा एक आदर्श है, लेकिन जब दुश्मन दरवाजे पर खड़ा हो तो अहिंसा कायरता बन जाती है। उस समय मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था अंतिम शासक बृहद्रथ, एक ऐसा राजा जो प्रशासन से ज्यादा अपनी काल्पनिक दुनिया में खोया था। और दूसरी तरफ भारत की सीमाओं पर एक तूफान खड़ा था। यह तूफान था यवन। सिकंदर के बाद यूनानी शांत नहीं बैठे थे। बैक्ट्रिया के ग्रीक राजा डिमेट्रियस के नेतृत्व में यवन सेना भारत को रौंदने के लिए तैयार बैठी थी। वे केवल लूटपाट करने नहीं आ रहे थे, वे हमारी संस्कृति, हमारे धर्म और हमारी पहचान को मिटाने आ रहे थे। सोचिए उस मंजर को। तक्षशिला पर दबाव बढ़ रहा था। यवन सेनाएं पंचनद यानी पंजाब को पार करती हुई मथुरा और साकेत, आज का अयोध्या तक पहुंच चुकी थी। पाटलिपुत्र में बैठे जासूस रोज खबरें ला रहे थे, महाराज यवनों ने एक और गांव जला दिए, महाराज हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, महाराज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। लेकिन जानते हैं सम्राट बृहद्रथ का जवाब क्या होता था? शांति, शांति, धैर्य, युद्ध समस्या का हल नहीं है भाई, नहीं है। अरे भाई, एक तरफ देश जल रहा था और दूसरी तरफ मौर्य दरबार में जो भेरीघोष यानी युद्ध का नगाड़ा था वो पूरी तरह शांत हो चुका था। सेना का मनोबल टूट चुका था। सैनिक अपनी तलवारों को जंग खाते देख रहे थे, उन्हें आदेश ही नहीं मिल रहे थे। एक सिपाही के लिए इससे बड़ी मौत क्या होगी कि उसका देश लूट रहा हो और उसका राजा उसे लड़ने से रोक दे। आज के समय में यदि कोई आपको परेशान कर रहा है, आके आपके सीमा पे ललकार रहा हो और सैनिक को बोला जाए कि आप शांत, धैर्य, भैया अहिंसा परमो धर्म, क्या होगा इस देश का? सोचिए उस समय का परिवेश। अब दृश्य में प्रवेश करते हैं हमारे नायक मौर्य के सेनापति पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग कोई साधारण सैनिक नहीं थे। वे एक ब्राह्मण थे, लेकिन कर्म से एक क्षत्रिय थे। उनकी रगों में शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान दौड़ता था। वे देख रहे थे कि कैसे अहिंसा के अति ने राज्य को नपुंसक बना दिया है। पुष्यमित्र रोज दरबार में जाते और रोज अपमानित होकर लौटते, क्योंकि रोज राजा को कहते थे लड़ने के लिए और राजा ने सिर्फ एक ही जवाब देते थे, धैर्य, शांति और अहिंसा। वह सम्राट को समझाते, महाराज यवन पाटलिपुत्र से कुछ ही योजन दूर है, हमें आक्रमण करना होगा। लेकिन सम्राट बृहद्रथ अपने मंत्रियों और सलाहकारों से घिरे रहते, जो उन्हें वही सुनाते थे जो वह सुनना चाहते थे। राज्य का खजाना सेना पर नहीं बल्कि बिहारों और अनावश्यक उत्सवों पर खर्चा हो रहा था। पुष्यमित्र शुंग देख रहे थे कि कैसे खुफिया तंत्र फेल हो चुका था। चाणक्य ने जिस खुफिया तंत्र को बनाया था वह अब निष्क्रिय था। दंड का भय खत्म हो चुका था। अपराधी बेखौफ थे क्योंकि राजा दया का सागर बन बैठे थे। वैदिक संस्कृति का अपमान हो रहा था। यवन न केवल जमीन कब्जा रहे थे बल्कि वे भारतीय संस्कृति को भी नष्ट कर रहे थे और राजा इसे रोकने में
असमर्थ थे। पुष्यमित्र शुंग के सामने सिर्फ दो रास्ते थे। पहला रास्ता, एक वफादार कुत्ते की तरह राजा के पैरों में बैठे रहें और अपने आंखों के सामने भारतवर्ष को गुलाम बनते देखें। दूसरा रास्ता था राजद्रोह, अपने ही स्वामी को मारे और नरक के भागी बने लेकिन देश को बचा ले। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, यदि आप उस जगह पे होते तो क्या चुनते, वफादारी या देशभक्ति? पुष्यमित्र ने देशभक्ति चुनी। तारीख और दिन इतिहास के पन्नों में धुंधले हैं लेकिन घटना शीशों की तरह साफ है। पुष्यमित्र ने एक योजना बनाई। उन्होंने सम्राट बृहदत्त को एक सैन्य निरीक्षण के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, महाराज, सेना आपका दर्शन करना चाहती है। बृहदत्त, जो वास्तविकता से कोसों दूर थे, अपनी सुरक्षा से बेपरवाह होकर आ गए। शायद उन्हें लगा कि सेना अभी भी उनकी मुट्ठी में, लेकिन वो यह नहीं जानते थे कि यह सेना अब राजा की नहीं बल्कि अपने सेनापति की भक्त हो चुकी थी, क्योंकि सिपाही उसी का आदर करता है जो उसको हाथ में तलवार देता है, माला नहीं। मैदान में सन्नाटा था, हवा भी रुकी हुई थी। सम्राट बृहदत्त रथ से उतरे। पुष्यमित्र शुंग ने उनका स्वागत किया और फिर पूरी सेना के सामने पुष्यमित्र ने वह सवाल पूछा जो बरसों से उनके सीने में दफन था। महाराज, यवन हमारी देहली पर खड़े हैं, क्या आज आप युद्ध का आदेश देंगे? इतिहासकार कहते हैं कि बृहदत्त ने फिर से वही टाल मटोल वाला जवाब दिया और बस यही वह पल था जब सब्र का बांध टूट गया। पुष्यमित्र ने अपनी तलवार खींची। यह केवल एक राजा की हत्या नहीं थी, यह उस कमजोरी की हत्या थी जो भारत को खाए जा रही थी। यह उस नीति का अंत था जिसने वीरों को कायर बना दिया था। एक ही वार और अंतिम मौर्य सम्राट धराशायी हो गए। हैरानी की बात जानते हैं क्या है? वहां खड़ी हजारों की सेना में से एक भी सिपाही ने राजा को बचाने के लिए हथियार नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि सेना भी यही चाहती थी। सेना को भी एक योद्धा राजा चाहिए था, एक उपदेशक नहीं चाहिए था जो उस समय के राजा बृहदत्त दे रहे थे। राजा मर चुका था लेकिन चुनौतियां अभी शुरू हुई थी। सिंहासन पर बैठते ही पुष्यमित्र ने सबसे पहले वो किया जिसके लिए उन्होंने यह पाप अपने सिर लिया था, युद्ध। उन्होंने अपनी बिखरती हुई सेना को फिर से संगठित किया। आदेश साफ था, हमला। मौर्य साम्राज्य के वो वीर सैनिक जिन्हें कायरता की जंजीरों में जकड़ा गया था, शेर की तरह दहाड़ पड़े उस यवन की सेना पे। पुष्यमित्र शुंग ने यवनों को न केवल पाटलिपुत्र से दूर रखा बल्कि उन्हें खदेड़ते हुए सिंधु नदी के पार तक ले गए। कालिदास के नाटक मालविका मित्रम में जिक्र आता है कि कैसे पुष्यमित्र के पोते वसुमित्र ने सिंधु नदी के किनारे यवनों को बुरी तरह से हराया था। सोचिए, अगर उस दिन पुष्यमित्र ने साता न ली होती तो शायद आज हम और आप यूनानी देवताओं को पूजा कर रहे होते या हमारी संस्कृति का नामो निशान मिट गया होता। सोचिए, लेकिन आज भी पुष्यमित्र को क्या कहा जाता है? पुष्यमित्र ने केवल सीमाएं नहीं बचाई, उन्होंने भारत की आत्मा को पुनर्जीवित किया था। उन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। यह यज्ञ केवल पूजा पाठ नहीं था, यह एक संदेश था पूरी दुनिया को कि भारतवर्ष का चक्रवर्ती सम्राट वापस आ गया है। वैदिक परंपराएं लागू की जो हाशिए पर चली गई थी। उन्होंने फिर से सम्मान मिला, संस्कृत भाषा का फिर से उदय हुआ। इसे वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। दोस्तों, यहां एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। कई वामपंथी और औपनिवेशक इतिहासकार पुष्यमित्र को बौद्धों का हत्यारा कहते हैं। कहा जाता है कि उसने 84,000 स्तूप तोड़वा दिए, लेकिन जरा तर्क से सोचिए, अगर पुष्यमित्र इतना ही बड़ा बौद्ध विरोधी था तो विश्व प्रसिद्ध सांची के स्तूप और भरहुत के स्तूप का विस्तार और सौंदर्यीकरण शुंग काल में ही क्यों हुआ? पुष्यमित्र का विरोध बौद्ध धर्म से नहीं था दोस्तों, उसका विरोध उन देशद्रोही तत्वों से था जो धर्म की आड़ में यवनों की मदद कर रहे थे। उस समय कई ऐसे मठ थे जो राजनीतिक षड्यंत्रों के अड्डे बन चुके थे। एक राजा के रूप में उसने वही किया जो एक राज्य की सुरक्षा के लिए जरूरी था। गद्दारों को दंड देना, चाहे वो किसी भी वेश में हो। उसका संघर्ष सांप्रदायिक नहीं, राजनीतिक और राष्ट्रवादी था। दोस्तों, इतिहास हमेशा विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, लेकिन कभी कभी सच को समय की धूल के नीचे दबा दिया जाता है। पुष्यमित्र शुंग ने एक गिरते हुए, कमजोर और दिशाहीन भारत को संभाला था।
उसने अपने हाथों को अपने ही राजा के खून से रंगा ताकि भारतवर्ष के करोड़ों निर्दोषों लोगों का खून न बहे। उसने हमें सिखाया कि जब राष्ट्र की बात आए तो पद प्रतिष्ठा और यहां तक कि व्यक्तिगत धर्म भी मायने नहीं रखता, मायने रखता है तो बस राष्ट्र की सुरक्षा। मौर्य साम्राज्य का अंत दुखद था लेकिन आवश्यक था, क्योंकि एक पेड़ अगर सड़ जाए तो उसे जड़ से उखाड़ना ही पड़ता है ताकि कपोले फूट सके। अब फैसला आप कीजिए कि पुष्यमित्र शुंग एक क्रूर हत्यारा था या एक महान राष्ट्र रक्षक। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आपको भारत की इस भूल गए योद्धा की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और जाते जाते कमेंट में जय हिंद जय भारत भी लिख दीजिएगा।